का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार और आज आपको विज्ञान का एक टॉपिक ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में विस्तार से चर्चा करने आए हैं। आप इस टॉपिक में जानेंगे कि कोई भी वस्तु गर्म कैसे होती है और उसका एक छोर गर्म करने से दूसरा छोर भी गर्म क्यों हो जाता है, प्रकाश से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य से पृथ्वी तक जो ऊष्मा आती है उसका क्या माध्यम है, उसका क्या कारण है। इन सभी प्रश्नों का जवाब आज हम इस विज्ञान के टॉपिक में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऊष्मा का संचरण। इस वीडियो के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक करेंगे। कोई बात समझ में नहीं आएगी, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछेंगे। तो ऊष्मा का संचरण में ऊष्मा का हस्तांतरण यानी ऊष्मा ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है, इसके बारे में हम जानते हैं। आप जानते होंगे कि ऊष्मा ऊर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जाती है। इसके लिए एक वस्तु का तापमान ऊंचा होना चाहिए और दूसरी वस्तु का तापमान उससे कम होना चाहिए। तो ऊष्मा ऊर्जा का इस प्रकार का हस्तांतरण अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग प्रकार से होता है। तो ऊष्मा का संचरण यानी ट्रांसफर ऑफ हीट का तीन विधि देखी जाती है, यानी कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तीन विधियों द्वारा वह जाती है। तो इसमें पहला विधि है चालन, जिसको हम लोग कंडक्शन भी बोलते हैं, और दूसरी विधि है संवहन, जिनको कन्वेक्शन भी कहते हैं, और एक तीसरी विधि है विकिरण यानी रेडिएशन। यह रेडिएशन एक ऊर्जा भी है और रेडिएशन एक प्रक्रिया भी है, दोनों को इसी नाम से हम जानते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि ये तीनों विधि में सबसे तेज ऊष्मा का संचरण विकिरण में होता है। और विकिरण एक ऐसा प्रक्रिया है कि जब वह किसी माध्यम से जब वह गुजरता है तो उस माध्यम को गर्म नहीं करता जब तक कि उस माध्यम के द्वारा वो सोख लिया ना जाए, उसके सतह पर जब तक न पड़े। पृथ्वी की सतह जो गर्म होती है वह इसी विकिरण के माध्यम से गर्म होती है। तो आइए इसके बारे में हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं चालन यानी कंडक्शन। यह ठोस पदार्थों के लिए होता है और ठोस पदार्थ ऐसा जो ऊष्मा का सुचालक हो। तो ऊष्मा का सुचालक में जैसे धातु, धातु में लोहा, तांबा, चांदी, एल्युमिनियम आदि। आप घर में अक्सर देखते होंगे कि आपके बहुत सारे किचन के बर्तन लगभग इन्हीं धातुओं से बनी होती है और जब उसे आग पे गर्म किया जाता है तो ये धातुएं गर्म हो जाती है। आप इसके कोई एक छोर को यदि छूना चाहें तो वो बहुत ही गर्म होती है, भले ही आग उस छोर पे न पड़े। यानी अगर आप लोहा का कोई छड़ का एक छोर को आप आग में रख देंगे, धीरे धीरे दूसरा छोर भी वो गर्म हो जाएगा। तो उसमें ये ऊष्मा एक छोर से दूसरे छोर तक जो पहुंची, तो पहुंचने की इस विधि को हम लोग चालन कहते हैं।
अब ये चालन धातुओं में ही क्यों होती है और इसमें उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? अब जानते होंगे कि जितनी धातुएं होती हैं या कोई भी पदार्थ होता है वह परमाणु से बना होता है, और चूंकि परमाणु धातु के अंदर वह एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे होते हैं, उनकी बंधन ऊर्जा काफी मजबूत होती है, जिससे वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, एक दूसरे को वह जाल के प्रकार, जिसको हम लैटिस भी कहते हैं, जुड़े होते हैं। जब आप उसके एक छोर को, जैसे इसके अंदर ये परमाणुओं का ऐसा जाल बना होता है, और इस जाल में वो एक दूसरे से वो सब जुड़े हुए हैं, और इसमें क्या होता है कि जब आप इसके एक छोर को गर्म करते हैं, जैसे यहाँ पे आप इसके एक छोर को आप हीट दिए, यानी कि इसके आप गर्म कर दें, तो इससे क्या होगा कि परमाणु उस हीट एनर्जी को, उष्मा ऊर्जा को प्राप्त करके ये अपना जो ओसिलेशन है, यानी कि वाइब्रेशन, वो बढ़ा देते हैं। यानी कि परमाणु गर्म करने से उनका कंपन बढ़ने लगता है। जब ये बढ़ेंगे तो चूंकि ये दूसरे परमाणु से अटैच है, तो इसके कंपन करने से बगल के भी परमाणु में कंपन प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ये कंपन इसके पहले वाले परमाणु की अपेक्षा थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इनकी कंपन लगातार बढ़ते जाती है और कंटिन्यू होती है, बगल के परमाणुओं में वो कंपन प्रारंभ हो जाती है, और धीरे धीरे करके वो दूसरे परमाणु के तीसरे परमाणु जो चेन जुड़ा हुआ है, यह वाइब्रेशन आगे बढ़ता चला जाता है, और इस वाइब्रेशन से हीट ऊर्जा वह एक परमाणु से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यह ट्रांसफर होते जाता है, और वह अंतिम छोर तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। क्योंकि इसमें सिर्फ ऊष्मा ऊर्जा आगे बढ़ती है, परमाणु अपने मूल स्थिति में ही रहते हैं, यानी कंपन करते जरूर हैं, लेकिन ये अपनी मिड पोजीशन को वो नहीं छोड़ते, वो वहीं पे रह के ही कंपन करते हैं। और इस प्रकार से आप जब देखते हैं कि जब धातु गर्म होती है तो उनका आकार नहीं बदलता, उनके अंदर ऊष्मा ऊर्जा बदलती है। ठंडा करने के बाद आकार बदलता है, बस बहुत मामूली, आप उस अंतर को महसूस नहीं कर पाएंगे। ठंडा होने के बाद पुनः वह उसी अवस्था में ही रहते हैं, इनसे उनका स्वरूप नहीं बिगड़ता। तो यह चालन में होता है। अधातुओं में क्या होता है कि उनके परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ काफी मजबूती से वो बंधे होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से फ्री नहीं होते। हम यहाँ पे धातु मतलब रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, या और भी कुछ अधातुएं हैं जो कार्बन के रूप में होते हैं, तो उसमें कार्बन के परमाणु काफी मजबूती से बंधे होते हैं। जब हम एक छोर को गर्म करते हैं तो उसके परमाणुओं में वो वाइब्रेशन धातुओं के जैसा नहीं हो पाता, जिसके चलते वह ऊष्मा का संचरण वो नहीं कर पाते। तो यही कारण है कि अधातुएं जो है ऊष्मा का कुचालक होती हैं, क्योंकि वे ऊष्मा ऊर्जा को दूसरे छोर तक संचरण नहीं कर पाते। कारण उसके अंदर के परमाणु दूसरे परमाणु के साथ काफी टाइटली, काफी उच्च ऊर्जा से बंधे होते हैं। एक होता है दूसरा विधि संवहन। दूसरी विधि है संवहन, यानी कन्वेक्शन। यह जो है आपको द्रव में दिखाई देगी या गैस में दिखाई देगी। जैसे आप गैस के चूल्हा पर पानी को गर्म करने के लिए बड़े से बर्तन में पानी को डाल देते हैं, उसके बाद नीचे आप आग जलाते हैं। उसमें क्या होता है, ये बड़ा सा पानी का बर्तन है जिसमें ये पानी के अणु उसके अंदर है, यानी द्रव। अब इसमें क्या है कि आप
यहाँ इसके नीचे आप ये चूल्हा आप जलाते हैं, जिससे उष्मा इस पानी के नीचे वाली सतह को प्राप्त होती है। जैसे ही उष्मा ये पानी के नीचे वाले मॉलिक्यूल्स को प्राप्त होती है, ये मॉलिक्यूल्स उस उष्मा को लेकर वो सीधे क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं, यानी अपना स्थान वो छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ते हैं अपना स्थान, तो बगल वाले वैसे परमाणु जिनको ऊर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, वो उस स्थान को भरने की कोशिश करते हैं, उसकी ओर दौड़ते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ आने के बाद पुनः ऊर्जा मिलती है और वापस ऊपर चले जाते हैं, फिर उनका स्थान दूसरा परमाणु ले लेता है और इसी प्रकार से उनका एक साइकिल शुरू होता है और इस साइकिल से सारे परमाणु फिर गर्म हो जाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि पूरा पानी एक साथ गर्म नहीं होता, वो धीरे धीरे करके वो पूरा पानी फिर गर्म हो जाता है। तो इसी को कहते हैं संवहन। पृथ्वी पर जो गर्मी है वो यहाँ के वायुमंडल के कारण यहाँ का तापमान स्थिर रहता है। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, वहां दिन का तापमान 140 डिग्री से ऊपर चला जाता है और रात में वहां का तापमान गिर के -40 डिग्री के आसपास चला जाता है। इन दिन और रात के तापमान में वहां काफी अंतर होता है। ये अंतर लगभग 200 डिग्री का होता है चंद्रमा पर, लेकिन ये अंतर पृथ्वी पर नहीं होता। आप कभी ध्यान दिए होंगे कि दिन का तापमान अगर 30 डिग्री है तो रात में तापमान गिर के मुश्किल से 25 डिग्री या 20 डिग्री हो जाता है। बस इतनी मामूली सा अंतर यहाँ आता है। यहाँ अंतर इसलिए है कि पृथ्वी पर वायुमंडल में जो गैसें हैं वो इस संवहन के कारण वो गर्म होते रहती है और उससे यहाँ का तापमान बना होता है। पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश किरणें 24 घंटे पड़ती है। अब 24 घंटे का मतलब कि हमारे यहाँ दिन होता है तो पृथ्वी के दूसरे हिस्से में रात है, यानी कि प्रकाश किरणें हमको मिल रही है तो वहां भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो प्रकाश किरणों से जो ऊर्जा है वो हमें नहीं मिल रही है। यहाँ के वायुमंडल को वह ऊर्जा प्राप्त हो रही है। अब चूंकि वायुमंडल पूरी पृथ्वी पर तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वह तो एक गैस का एक गुब्बारा है। ये आपकी पृथ्वी है और इसके चारों ओर ये आपकी पृथ्वी है मान लीजिए, और इसके चारों ओर इतना बड़ा ये मान लीजिए इसका वायुमंडल है। अब क्या होता है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये सूर्य है और इस सूर्य से प्रकाश किरणें यहां आई, तो प्रकाश किरणें जो कि विकिरण के रूप में है और वो जो ऊर्जा अपने साथ लाती है वो वायुमंडल को नहीं देते। नहीं, आपको कभी ध्यान दीजिएगा कि जो वायुमंडल में जो गर्मी है वह सूर्य के सीधी किरणों से नहीं है। ये किरणें पहले पृथ्वी की सतह पर आती है। पृथ्वी की सतह पहले गर्म होती है। पृथ्वी की सतह जब गर्म होती है, इसकी आसपास की हवाएं भी गर्म होती है। आसपास की हवाएं जब गर्म होती है तो ये हवाएं गर्म होके वह ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठ के अभी आपको यहाँ पर जो बता रहे थे कि जिस प्रकार से पानी गर्म करने वाले बर्तन में जो पानी जहाँ पे गर्म होते जो बोले कुछ ऊपर उठ जाता है और स्थान खाली करता है तो बगल वाले अणु वहां वापस उसको ले लेते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पृथ्वी पर होती है, उसकी सतह से गर्म होती है तो वहां की हवाएं भी गर्म होके ऊपर से ले जाती है और उसका स्थान आसपास की ठंडी हवाएं वहां लेने के लिए दौड़ती है। इसलिए हवाओं में गति होती है। आप पृथ्वी पर हवाओं को कभी स्थिर आप नहीं देख पाएंगे, वह चलते रहती है। चलने के कारण है यही तापों में अंतर।
यहाँ की सतह गर्म तो यहाँ की हवाएं भी गर्म, यहाँ की हवाएं गर्म तो ये ऊपर से यहाँ स्थान खाली कर देगी। इस स्थान को भरने के लिए बगल में ठंडी हवाएं खूब जोर से चलेगी। अब ये कितने जोर से चलेगी उसकी ओर ये डिपेंड करता है कि वहां की सतह कितनी गर्म है। जानते होंगे कि गर्मी के दिनों में लू चलती है, उनमें गर्मी के समय में हवा में गति अधिक होती है, क्योंकि बहुत तेजी से हवाएं गर्म होती है और उस स्थान को खाली करती है, जिससे बगल की हवाएं बड़ी तेजी से उसकी ओर दौड़ती है। तो इस प्रकार से आप हवाओं में गति देखेंगे। अब ये हवाएं यहाँ गर्म होगी तो ये गर्म होकर जो ऊपर उठी वो पूरे विश्व में वो फैलने की कोशिश करती है, क्योंकि पूरे विश्व में एक ही वायुमंडल है, एक ही हवाएं सारी कनेक्टेड है। तो इसलिए अब पृथ्वी में घूम रही है। जब ये घूम रही है तो भले ही स्थान बदल गया, लेकिन सूर्य की किरणें पड़ने का जो गति है, जो दर है, कम तो नहीं हुआ। वो 24 घंटे पृथ्वी घूमती रहती है। अब ये गर्म होकर आगे बढ़ के फिर ये भाग यहाँ सामने आ जाता है, ये गर्म होने लगती है। इस प्रकार से पृथ्वी की सतह 24 घंटे गर्म होने की प्रक्रिया में होती है और यहाँ के वायुमंडल में ऊष्मा ऊर्जा बना होता है और यह ऊष्मा ऊर्जा पूरे विश्व में यह फैलती है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग बात है कि जहाँ पे सूर्य सामने है वहाँ की हवाएं कुछ देर तक गर्म रहती है और जिस भाग में सूर्य नहीं है वहाँ पे हवाएं कुछ ठंडी होती है। इसलिए रात का समय में तापमान थोड़ा कम होता है, दिन में तापमान थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा का अंतर नहीं होता चंद्रमा की तरह। तो इस प्रकार से ये संवहन के कारण ऐसा होता है। अब एक तीसरी विधि है विकिरण, यानी रेडिएशन, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी प्रकाश में हमने विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में बात किया था कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कैसे होती है। अभी हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें कंपन होती है। वो कंपन से उनकी गति इतनी बढ़ जाती है कि उनमें विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। आप जानते होंगे कि परमाणु जब कंपन करती है तो परमाणुओं में कुछ आवेशित कण भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन। उन कणों की भी एक कंपन, एक वाइब्रेशन होते हैं। और आप विद्युत चुंबकीय सिद्धांत में पढ़े होंगे कि जब आवेशित कण जब गति करते हैं, कंपन करते हैं, उनकी कंपन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उससे विद्युतीय और चुंबकीय तरंगें निकलने लगती है। तो सूर्य से जो हमें प्रकाश मिलता है वह इसी प्रक्रिया से मिलता है। सूर्य गर्म है, उसके परमाणु कंपन कर रहे हैं, उससे आवेशित कण भी कंपन कर रहे हैं, कंपन से तरंगें पैदा हुई और वो तरंगें हमें प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और ये तरंगें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो अपने साथ ऊर्जा लाती है। उसी ऊर्जा को हम लोग विकिरण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से विकिरण एक ऐसी प्रक्रिया है ऊष्मा संचरण की जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आपने पढ़ा कि चालन ठोस में, संवहन द्रव या गैस में, ये सभी पदार्थ हैं, उन पदार्थ में माध्यम का काम करते हैं। लेकिन विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करता है। तो इस प्रकार ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जो ऊष्मा ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती है। तो इस प्रकार हम आज ऊष्मा संचरण की परिभाषा, उसका प्रभाव और उसके सारे विधियों के बारे में विस्तार से आज हमने जाना। और इसमें आपकी कोई यदि समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।